आज हम लोग बात करते हैं मोनोपोली। मोनोपोली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। मोनोपोली में की एक डेफिनेशन से हम लोग शुरुआत करते हैं। मोनोपोली की एक डेफिनेशन दी है कुर्ट्सवाइनिस ने, और उन्होंने ये कहा है कि मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर। यानी मोनोपोली एक मार्केट है जहां की एक सिंगल सेलर होता है। मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर, there are no close substitute of the commodity it produces and there are barriers to entry। ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन में दो तीन बातें हमारी समझ में आती हैं। पहली बात तो ये समझ में आती है कि मार्केट में सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है और जो वो प्रोडक्शन कर रहा है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उस कमोडिटी का, और तीसरा कि एंट्री में कुछ बैरियर्स होते हैं। एक डेफिनेशन और फर्ग्यूसन की हम लोग ले लें, फिर उसके बाद में इसकी पर डिस्कशन करेंगे। फर्ग्यूसन ने ये कहा, उन्होंने उसको मोनोपोली को प्योर मोनोपोली के लफ्ज से जाना है, और उन्होंने कहा अ प्योर मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर इन द मार्केट, देयर आर नो डायरेक्ट कंपटीशन। यानी उन्होंने कहा कि सिर्फ एक प्रोड्यूसर, उन्होंने सिर्फ एक प्रोड्यूसर है मार्केट और कोई दूसरा कंपटीशन नहीं है। ये किसने कहा है? ये डेफिनेशन दी फर्ग्यूसन ने। इन दोनों डेफिनेशंस को मिलाने के बाद इसकी कुछ फीचर्स, यानी इस मोनोपोली के कुछ फीचर्स हमको दिखाई देते हैं, जिसमें पहली बात जो हमको दिखाई देती है वो ये है कि इसमें एक ही प्रोड्यूसर होता है। यानी मोनोपोली में सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर या सेलर है, ना कोई दूसरा प्रोड्यूसर है और ना कोई दूसरा सेलर है। हालांकि ये कंडीशन भी मार्केट में बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एक तो इंडिया में इंडियन रेलवेज का एक एग्जाम्पल है कि इंडिया में रेल से अगर किसी को जाना है, ट्रेन से अगर किसी को जाना है, तो वो सिर्फ इंडियन रेलवे से ही जा सकता है। यानी ट्रेन कोई दूसरी और कंपनी या कारपोरेशन कोई ट्रेन दूसरी नहीं चला रहा है, सिर्फ भारतीय रेल ही एक ट्रेन चला रहा है। तो यानी कि अब वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका वो एक अकेला सिंगल सेलर है। कुछ दिनों पहले तक एक आध चीजें और थी जिसमें के सिंगल सेलर हुआ करता था। जैसे पहले कभी टेलीफोन में सिर्फ सिंगल सेलर हुआ करता था, यानी कि जो टेलीफोन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लैंडलाइन था, वो अब से 25 साल पहले सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही वो टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, कोई दूसरा टेलीफोन नहीं था। फिर उसके बाद में मोबाइल कंपनियां आई। मोबाइल कंपनियों ने भी पहले सर्कल जो बनाया, जैसे यूपी ईस्ट है, यूपी वेस्ट है, इस तरह के सर्कल्स थे, और हर सर्कल में सिर्फ एक ही कंपनी थी जिसको लाइसेंस दिया, और उसके बाद में उनसे कहा कि आप ही यहां मोबाइल की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो अब यूपी जो ईस्ट है उसमें सिर्फ एक ही कंपनी हुआ करती थी और वो जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती थी, कोई दूसरी कंपनी नहीं थी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोनोपोली के, यानी जहां सिर्फ एक सिंगल सेलर हो, सिंगल प्रोड्यूसर हो, सिंगल सर्विस प्रोवाइडर हो। ये सारी स्थिति मोनोपोली की स्थिति कहलाती है। इस मोनोपोली की स्थिति में पहली बात तो जो फीचर था वो आ गया कि इसमें सिंगल सेलर होता है। दूसरी बात इसमें क्या आती है, दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है मोनोपोली, इसके बिना सर्वाइव मोनोपोली का मतलब नहीं रह जाएगा, कि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी ना हो। अब क्लोज सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है? क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब यह है कि जो सर्विस रेलवे प्रोवाइड कर रही है, अब कोई दूसरी रेल सर्विस भी सर्विस प्रोवाइड ना करे, लेकिन क्या है कि रेलवे में एक क्लोज सब्स्टिट्यूट है। जैसे मान लिए बसेस जो चल रही हैं रोडवेज की, वो भी एक सब्स्टिट्यूट है, छोटी दूरी तक वो एक सब्स्टिट्यूट है, लंबी दूरी में प्लेन्स उसका एक सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि पहले टेलीफोन खाली एक कंपनी हुआ करती थी, या किसी सर्कल में सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर हुआ करता था मोबाइल का, तो वो एक परफेक्ट मोनोपोली का एग्जांपल था कि वहां फिर दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद
नहीं है। तो इस तरह की कुछ एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं मोनोपोली में। तो मोनोपोली में क्या हो गया कि पहली बात हो गई कि सिंगल सेलर होगा, और दूसरी बात ये हो गई कि कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो मोनोपोलिस्ट होगा, यानी जो मोनोपोली, जिसकी मोनोपोली है, उसका पूरी मार्केट पे पूरा होल्ड होगा, यानी वो जो चाहेगा मार्केट में तय करेगा। अब मतलब जितना चाहेगा वो माल सप्लाई करेगा, जितना चाहेगा वो शॉर्ट कर देगा माल को, जितना चाहेगा वो प्राइस रखेगा, यानी अब वो प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर नहीं है, यानी वो प्राइस तय करेगा। इंडियन रेलवे अपने टिकट के प्राइसेस तय करती है। पहले टेलीफोन की जो मोबाइल की कंपनियां, जब एक नेटवर्क में एक ही कंपनी होती थी, तो वो तय करती थी कि मोबाइल के प्राइस, मोबाइल का कनेक्शन का प्राइस क्या होगा, पर मिनट कितना पैसा लगेगा। या आज रेलवे तय करती है कि पर पर्सन यहां से दिल्ली जाने का क्या किराया होगा, कोई दूसरा तय नहीं करता, क्योंकि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ कि सिंगल सेलर हुआ। दूसरी बात ये हुई कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तीसरे ये कि मार्केट पे पूरा कंट्रोल है। चौथा ये कि वो प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर नहीं है। और पांचवी एक बहुत खास बात यह है कि एंट्री बैरियर होता है, यानी कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो किसी को कंपटीशन में आने नहीं देता। अब वो आना आने देने के बहुत से एक रीजन होते हैं, लेकिन वो उन रीजंस के बारे में हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर बात यह है कि वो आने नहीं देता। अब जैसे इंडियन रेलवे में कोई दूसरा चाहे कि हम चले जाएं, साहब हम भी अपनी रेल स्थापित कर लें, तो वो नहीं कर पाता है। उसकी वजह एक तो गवर्नमेंट से परमिशन नहीं है। चलिए परमिशन मिल भी जाए तो कैपिटल इतना ज्यादा लगेगा कि पूरे हिंदुस्तान में उसे सब जगह स्टेशन बनाने पड़ेंगे, पूरे हिंदुस्तान में उसको जमीन खरीद कर और उसके बाद में रेल की पटरी बिछानी पड़ेगी, और इतना हैवी इन्वेस्टमेंट होगा कि कोई भी उसे करने को तैयार नहीं होगा। तो अब ये किस तरह का बैरियर हो गया? दो बैरियर हो गए। एक तो गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिल रहा है, और दूसरा बैरियर क्या हो गया कि साहब इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है कि साहब कोई जो है उसमें आने को तैयार नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये कुछ खास फीचर्स हैं मोनोपोली के, कि मोनोपोली के फीचर्स क्या होते हैं। इसके बाद में एक चीज और आती है इसमें मोनोपोली में, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। यानी ये जो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर से मतलब ये हुआ कि ये जो मोनोपोली है ये कितनी मजबूत है, इसकी डिग्री कितनी हाई है। यानी ये क्या, मोनोपोली की डिग्री जितनी ज्यादा हाई होगी इसके मतलब उतनी ज्यादा मोनोपोली है, और जितनी ज्यादा कम होगी इसके मतलब है कि मोनोपोली उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो डिग्री ऑफ मोनोपोली जो है उसको कहते हैं कि जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा मोनोपोली होगी उतनी डिग्री हाई होगी, जितना कम है मोनोपोली की पावर उतनी मोनोपोली की डिग्री की पावर जो है वो कम होगी। अब इसको नापने के दो तरीके हैं, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर नापने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस में कितना डिफरेंस है, यानी जो हमारी मोनोपोली में जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस में कितना डिफरेंस है। यानी अगर हमारी लागत कम है और हमारा प्राइस ज्यादा है तो अब क्या होगा कि अगर हमारी मोनोपोली है तो हम प्राइस ज्यादा से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, जबकि हमारी लागत उतनी नहीं है। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कम है और प्राइस ज्यादा है, इसके मतलब है कि हमारी डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर ज्यादा है। एक दूसरा तरीका और है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन में जो कमा रहे हैं और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपोली में जो कमा रहे हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो भी एक तरीका है मोनोपोली पावर को कैलकुलेट करने का। इसी तरीके से जो इसका बहुत ऑथेंटिक जो तरीका है वो है मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में यहां हम लोग बात करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट, और इसमें एक प्रोफेसर लर्नर हुए हैं, अब्बा पी लर्नर, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर को कैलकुलेट करने का। उनका जो फॉर्मूला था वो इस प्रकार था, डिग्री ऑफ, ये प्रोफेसर लर्नर हैं, प्रोफेसर लर्नर के नाम से जाने जाते हैं।
प्रोफेसर लर्नर। इन्होंने जो इसका फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला था P माइनस MC अपॉन P। ये काहे का फॉर्मूला है? डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। क्या है? P माइनस MC अपॉन P। P क्या है? P है प्राइस, MC है मार्जिनल कॉस्ट। मान लीजिए कहीं प्राइस जो है वो है और मार्जिनल कॉस्ट है 2 रुपए, तो अब हम लोग देखें कि डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कितनी होगी। प्राइस कितना है? 4 माइनस 2 अपॉन 4, तो इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5। ये हो गई डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। अगर हम मान लें कि मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं और इसमें प्राइस 6 रुपए और मार्जिनल कॉस्ट 2 रुपए है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 6 माइनस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो अब यहां डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर 0.5 आई, यहां डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर 1 आई। तो क्या हुआ कि प्राइस जैसे बढ़ गए डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर भी बढ़ गई। प्राइस 4 रुपए थे तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर 0.5 थी। प्राइस 6 रुपए हो गए, मार्जिनल कॉस्ट तो चेंज नहीं हुआ, उसने प्राइस अपने बढ़ा दिए, तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर जो है वो 0.5 से बढ़कर 1 हो गई। तो इस तरह से क्या है कि जो मोनोपोली पावर है वो उसका फॉर्मूला जो लर्नर ने दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से हम डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर को नापते हैं। फिर उसके बाद में इसमें कुछ और खास बातें हैं, जैसे मोनोपोली जो है वो एक सोशल ईवल की तरह मानी जाती है। मान लीजिए अगर कहीं किसी मुल्क में किसी कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी तो वो जितने चाहेगा प्राइस बढ़ा देगा, और जब वो प्राइस बढ़ा देगा तो उसमें सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? सबसे ज्यादा परेशान होगा कंज्यूमर। तो अब जो है वो इसलिए वो कंज्यूमर इसलिए परेशान होगा क्योंकि जिसकी मोनोपोली होगी वो प्राइस बढ़ाएगा और कंज्यूमर को महंगा सामान खरीदना पड़ेगा। दूसरी एक खास बात और क्या होती है, मोनोपोली में कभी भी प्रोड्यूसर अपनी फुल कैपेसिटी पर प्रोडक्शन नहीं करता। अब फुल कैपेसिटी पर प्रोडक्शन नहीं करने का क्या मतलब हो गया? यानी कि वो प्रोड्यूस कर सकता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट किसी चीज की, लेकिन वो प्रोड्यूस करता है 800 यूनिट। उससे क्या होता है? शॉर्टेज बनी रहती है माल की। जब माल की शॉर्टेज बनी रहेगी तो क्या होगा? डिमांड बनी रहेगी और प्राइस हाई रहेगा। अगर उसने माल पूरी अपनी कैपेसिटी के बराबर बना दिया तो 1000 यूनिट मार्केट में आ जाएंगी, और उसके हो सकता है उसकी डिमांड कम हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो गई तो प्राइसेस गिर जाएंगे, तो उसकी जो पावर है, मोनोपोली पावर है, वो कम होने लगेगी। तो इसलिए वो कभी भी अपनी फुल कैपेसिटी पर प्रोडक्शन नहीं करता और ना ही पूरी कैपेसिटी पर प्रोडक्शन करके मार्केट में माल को भरता है। फिर उसके बाद में कि मोनोपोली में इक्विलिब्रियम कैसे होता है। इक्विलिब्रियम के बारे में आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि इक्विलिब्रियम 2 तरह का होता है। इक्विलिब्रियम एक तो थ्रू टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू, और एक थ्रू मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू। यानी इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, ये शॉर्ट रन की बात हो रही है, अंडर मोनोपोली थ्रू marginal cost, marginal revenue, and through equilibrium of a firm, शॉर्ट रन में थ्रू टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू। आज हम लोग बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से। टोटल कॉस्ट कर्व किस तरह का होता है और टोटल रेवेन्यू कर्व किस तरह का होता है, हम लोग पिछले वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं, फिर भी हम आपको यहां पर बता देते हैं कि ये होता है हमारा
टोटल कॉस्ट कर्व। इसका शेप ऐसा क्यों है ये आप पिछले वीडियोस में देख लीजिए जाके। पिछले वीडियो में आप जो अंडर परफेक्ट कंपटीशन का वीडियो है उसमें इसका शेप के बारे में हम लोगों ने ज्यादा डिस्कशन किया है, वहां देख लीजिए। और टोटल रेवेन्यू कर्व, ये रेवेन्यू कर्व्स का जो वीडियो है उसमें आप चले जाइए, वहां आप देख लीजिएगा रेवेन्यू कर्व्स का शेप इस तरह का क्यों होता है मोनोपोली में। मोनोपोली में रेवेन्यू कर्व का शेप इस तरह का होता है, टोटल रेवेन्यू कर्व का शेप इस तरह का होता है। ये टोटल रेवेन्यू कर्व है और ये टोटल कॉस्ट कर्व है। यहां है OY एक्सिस पर रेवेन्यू और यहां आउटपुट, ये है आउटपुट और ये है कॉस्ट OY एक्सिस और OX एक्सिस पर। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट का शेप होता है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू का शेप होता है। जब हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम की बात करने के लिए हम इन दोनों कर्व्स को एक साथ रख देते हैं। ये दोनों एक साथ हम लोग कर्व रख देंगे, यानी यहां OX एक्सिस पर है आउटपुट और OY एक्सिस पर हम रेवेन्यू भी ले लेते हैं एंड कॉस्ट, दोनों चीजें ले लेते हैं। और ये होता है हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व। टोटल कॉस्ट कर्व थोड़ा ऊपर से चलता है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इसमें सम्मिलित होती है, इसलिए यहां से शुरू होता है। ये सब आप देख सकते हैं रेवेन्यू कर्व्स में जाके और मोनोपोली वो परफेक्ट कंपटीशन के वीडियोस पर। अब यहां पर आप देखिए कि यहां हमको 2 पॉइंट पर, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है जहां पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। A पॉइंट और इसको हम लोग E पॉइंट कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम की पोजीशन E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन। इक्विलिब्रियम की पोजीशन वो कहलाती है जहां पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर होते हैं। ये हमारा टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों बराबर हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम कहते हैं OQ1। एक और पॉइंट है यहां जिस पर कि हम ये कहते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जो है वो दोनों, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जो है उनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस हमको इसी OQ प्रोडक्शन करने पर दिखाई देता है। OQ प्रोडक्शन करने पर हमारी टोटल रेवेन्यू है H, जबकि हमारा QH, जबकि हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो है QL। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर अगर हम OQ के बराबर प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू आता है QH के बराबर 1 यूनिट का, जबकि हमारी लागत आती है QL के बराबर 1 यूनिट की। तो ये सारा का सारा जो हिस्सा है ये क्या है, ये सारा है प्रॉफिट। पहली बात, A से पहले हम देखें क्या हो रहा है। A से पहले जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा टोटल कॉस्ट कर्व ऊपर है जबकि हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व नीचे है। तो ये कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन वो है जबकि फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हमारी टोटल कॉस्ट यहां से शुरू हो रही है जबकि हमारा टोटल रेवेन्यू नीचे से शुरू हो रहा है। टोटल कॉस्ट शुरुआत ही यहां से हो रही, क्यों? क्योंकि ये सारी क्या है, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है जिसकी वजह से हमारी टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन करने से पहले ही बढ़ चुकी है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन करने से पहले ही लग चुकी होती है। तो इसलिए फिक्स कॉस्ट तो हमारी पहले ज्यादा है। तो अब क्या हुआ कि यहां पर ये सारी पोजीशन में हमें क्या हो रहा है, ये सारी पोजीशन में हमको लॉस हो रहा है। तो A पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम होगा नहीं क्योंकि इससे पहले तो सारा लॉस हो रहा है। अब A पॉइंट के जब आगे आते हैं तो ये सारा हमको प्रॉफिट मिलने लगता है। ये सारा क्या होता है, ये सारा प्रॉफिट, यानी कि यहां पर टोटल कॉस्ट हमारी नीचे आ गई है जबकि टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो हमारा ऊपर है। तो ये सारी पोजीशन पे प्रॉफिट मिल रहा है। अगर हम OQ के बराबर प्रोडक्शन करें तो हमको पर यूनिट मैक्सिमम प्रॉफिट HL के बराबर OQ प्रोडक्शन पे मिल रहा है। तो अगर हम OQ के बराबर ही प्रोडक्शन करें तो क्या होगा कि हमको इतना सारा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये जो बाकी मिल सकता है ये नहीं मिलेगा। इतना प्रॉफिट मिलेगा, हालांकि पर यूनिट मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर हम इसके आगे प्रोडक्शन करेंगे तो प्रॉफिट भले ही थोड़ा हमारा कम होता जाए लेकिन मिलेगा हमको ये सारा प्रॉफिट भी
तो इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहेंगे, चाहे वो पर यूनिट प्रॉफिट कम होता जा रहा हो, लेकिन मिल तो रहा है हमें प्रॉफिट। तो इसलिए अब हम OQ1 के बराबर तक प्रोडक्शन करेंगे और ये सारा प्रॉफिट भी हम अंदर कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आते हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर अगर हम प्रोडक्शन करें यानी OQ2 के बराबर करें तो आप देखिए फिर यहां पर हमारी टोटल कॉस्ट ऊपर हो गई है और टोटल रेवेन्यू नीचे आ गया, यानी ये फिर पोजीशन काहे की आ गई, ये फिर पोजीशन लॉस की पोजीशन आ गई है। तो अब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कहां तक करेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन OQ1 तक करेगा। कहां तक करेगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन और इक्विलिब्रियम कहां तक होगा, E पॉइंट तक होगा, जिस पर OQ के बराबर, OQ1 के बराबर प्रोडक्शन होगा। इससे कम करने पर उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, इससे ज्यादा करने पर उसको लॉस होगा। अगर यहां A पॉइंट तक वो खाली प्रोडक्शन करता है तो सिर्फ लॉस होगा, प्रॉफिट उसे मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली इन शॉर्ट रन किस प्रकार से टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू से हमारी दिखाती है इक्विलिब्रियम की पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन यहां हमको दिखाएगी। अब इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से अंडर मोनोपोली किस प्रकार से इक्विलिब्रियम होता है। थैंक यू।